हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बच्चों क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें पढ़ना है बच्चों विश्व युद्धों के इतिहास। हमें क्या पढ़ना है? विश्व युद्ध, यानी कि वर्ल्ड में दो क्या हुए हैं, बहुत ही भयंकर वाले युद्ध हुए हैं, जिनको क्या बोला गया? विश्व युद्ध बोला गया। तो इन्हीं के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि ये जो युद्ध हुआ था ये क्यों हुआ था। और इससे पहले बच्चों 3 वीडियो जो हैं वो इस चैप्टर के ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके क्लास 9th हिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, उनमें सारे वीडियो जो है क्लास 9th हिस्ट्री के वो अवेलेबल है। ठीक है, तो वहाँ पे जा करके आराम से सारे वीडियोस को एक एक करके देख लीजिए, सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोगों को जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, अगर आपने तीनों वीडियोज़ को देख लिया होगा, और हम ये मान करके चलते हैं कि आप उन वीडियोज़ को देख चुके हैं, ठीक है, तभी सारी चीज़ों का जो मतलब क्रम है वो समझ में आएगा, जो कहानी है, जो स्टोरी है, वो आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, और इस चैप्टर को समझने के लिए बच्चों हम लोगों ने मैप का सहारा भी लिया था। हम लोगों ने क्या है, अलग अलग डिफरेंट जो है वो मैप का यूज करके हम लोगों ने चीज़ों को समझने का प्रयास किया था कि वर्ल्ड वॉर में कौन कौन से जो कंट्रीज थे वो किस साइड में थे और किस प्रकार से इस युद्ध में वो क्या कर रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने मैप के थ्रू भी समझने का प्रयास किया था। अब देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं, क्योंकि अगर आप इतने समय बाद देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपने चीज़ों को भूल गए होंगे, कोई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो भूल गए होंगे। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते। तो आपको पता होगा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो कब हुआ था बच्चों? 1914 से 18 के बीच में हुआ था। उसके बाद हम लोग आगे पढ़े थे कि उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का कारण क्या था, यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध था वो क्यों हुआ था, उसका क्या क्या रीजन था। तो पहला तो हम लोगों ने देखा था कि साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा था। अब ये साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा क्या है कि अलग अलग कंट्रीज अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के जगहों को लूटते थे, अपने अंडर में करके वहां पे क्या करते थे, व्यापार करते थे। ठीक है, वहां पे शासन चलाते थे। तो ये जो व्यवस्था होती थी उसको साम्राज्यवादी व्यवस्था बोलते थे। उसके बाद देखो उग्र राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ा था, उसके बाद देखा था सैन्यवाद, और साथ ही साथ ये भी देखा था कि यूरोप में क्या होने लगा था, गुटों का निर्माण होने लगा था, यानी कि अलग अलग समूह बन रहे थे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध के जो घटनाक्रम हुए थे, कौन कौन से घटनाएं हुई थी, कब कब हुई थी, और किस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध घटित हुआ, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, अब देखो बच्चों, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था युद्ध की शुरुआत। अब देखो, उसके बाद हम लोगों ने देखा जब युद्ध की शुरुआत हो गई, युद्ध हुए, उसके बाद युद्ध का अंत किस प्रकार से होता है और शांति संधियां की गई, उनके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अब देखो, हमें इन्हीं शांति संधियों के द्वारा ही जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था तो उसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण संधि हुआ था वो कौन सा संधि हुआ था बच्चों? तो वो हुआ था वर्साय की संधि। कौन सा संधि हुआ था? वर्साय की संधि हुई थी। अब बोलिएगा कि ये वर्साय क्या है, वर्साय का मतलब क्या है? तो कुछ नहीं बच्चों, वर्साय का मतलब है एक जगह है। वर्साय क्या है? एक जगह है। ठीक है, अब देखो वर्साय जो है वो कहाँ पे था, तो ये फ्रांस का क्या बोल रहे हैं कि पेरिस के उपनगर वर्साय में क्या हुआ था, एक मीटिंग हुआ था, और वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन किया गया था, और उस साइन में, उस डॉक्यूमेंट पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए थे, और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो कंट्रीज हार गए थे उन कंट्रीज के लिए कुछ शर्त लिखी गई थी कि आपको खुद मतलब जिम्मेवार ठहराया जाता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें की गई थी, और यही जो वर्साय की संधि ही थी बच्चों, जिसके माध्यम से जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा उसका रीजन बनता है, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध होने का जो कारण बनता है वो कौन बनता है बच्चों? आगे हम लोग देखेंगे। आप लोग बोलिएगा कि हाँ, वर्साय की संधि ही वो कारण था जिसके माध्यम से क्या हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, नहीं तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होकर के ही रह जाता। लेकिन ये जो वर्साय की संधि हुई थी बच्चों, ये बहुत ही अनैतिक तरीके से मतलब जर्मनी के ऊपर लादा गया था। ये संधि को क्या किया गया था, थोपा गया था। जर्मनी को इस संधि के द्वारा बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ा था, और जो भी कंट्रीज इस युद्ध में हार चुके थे उनके ऊपर बहुत ही जबरदस्त तरीके से सैंक्शंस लगाए गए, बहुत उनको नुकसान किया गया, उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया। उन सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं कि वर्साय की संधि क्या थी। ठीक है, हम लोग को क्या पढ़ना है? पढ़ना है कि वर्साय की संधि जो है वो क्या थी। तो जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि जनवरी और जून 1919 के बीच विजयी शक्तियां, हम लोग देखे थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब तक चला था? 1918 तक चला था। कब चला था बच्चों? 1918 तक चला था। और शुरू कब हुआ था? तो 1914 में शुरू हुआ था और 1918 तक ये चला था। अब देखो, जब 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या हो गया,
खत्म हुआ, तब जो विजयी शक्तियां, अब जब युद्ध होगा तो युद्ध में क्या होगा, दो पक्ष होता है, एक एक पक्ष इधर और एक पक्ष इधर। तो एक कोई ना कोई पक्ष विजय होगा यानी कि विनर होगा, और दूसरा क्या होगा, लूजर होगा, लूज करने वाला होगा, हारने वाला होगा। तो देखो जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ बच्चों, तो जो विजयी शक्तियां थी यानी कि जो शक्तियां यानी कि जो कंट्रीज क्या हो गए थे, इस युद्ध में जीते थे, जिनको क्या बोलते थे, मित्र राष्ट्र भी बोलते थे। क्या बोलते थे बच्चों, मित्र राष्ट्र भी बोलते थे। इनका क्या हुआ, एक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन मतलब एक तरीके का मीटिंग हुआ, और ये कहाँ पे हुआ था, तो पेरिस का उपनगर था, जिसको क्या बोलते हैं, वर्साय। ये क्या था, पेरिस का एक उपनगर था। क्या था, पेरिस का एक उपनगर था, जिसको क्या बोला गया, वर्साय बोला गया। यानी कि उस उपनगर का क्या नाम था, वर्साय एक जगह था। कहाँ पे, पेरिस के उपनगर थे। ठीक है, अब यहाँ पे और फिर बाद में दूसरा जो मीटिंग हुआ वो कहाँ पे हुआ था बच्चों, पेरिस में हुआ। ठीक है, तो जो जीते हुए शक्तियां थी यानी कि जो जीते हुए कंट्रीज थे, वो क्या किए, एक अपना मीटिंग बुलाया। और कहाँ पे बुलाया था, तो पेरिस के उपनगर जो था वो कौन था, वर्साय में बुलाया। इतना क्लियर हो गया। अब देखो, हालांकि इस सम्मेलन में कितने कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे, तो 27 देश पार्टिसिपेट किए थे। कितने कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे बच्चों, 27 देश भाग ले रहे थे। लेकिन तीन ही देश ऐसे थे जो जो कौन कौन से थे, तो ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया और अमेरिका हो गया, ही इनकी निर्णायक भूमिका निभा रहे थे। यानी कि ये जो मीटिंग होगा और मीटिंग में क्या क्या बातें होंगी, ये जो डॉक्यूमेंट, जो ट्रीटी साइन किया जाएगा, यानी कि जो हारे हुए राष्ट्र हैं उनसे साइन करवाया जाएगा इस डॉक्यूमेंट पे। तो इस डॉक्यूमेंट पे क्या क्या लिखा जाएगा, क्या क्या शर्तें निर्धारित की जाएंगी, वो कौन तय कर रहे थे, तो यही जो तीन मुख्य देश थे, कौन थे, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। तो यही तीनों लोग क्या कर रहे थे, शर्त निर्धारित कर रहे थे कि कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस लादे जाए जर्मनी के ऊपर। अब देखो, अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय कौन थे, तो वुड्रो विल्सन थे। ये आपको याद रखना है कि अमेरिका के जब वर्साई की संधि हो रही थी, जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था, जब वर्साई की संधि की जा रही थी, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति थे बच्चों वुड्रो विल्सन। कौन थे, वुड्रो विल्सन। उसके बाद अगर हम देखें तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनका क्या नाम था, लॉयड जॉर्ज नाम था। क्या नाम था, लॉयड जॉर्ज। और तीसरा जो व्यक्ति था वो कौन था, फ्रांस का प्रधानमंत्री, जिसका क्या नाम है, जॉर्ज क्लीमेंसू। क्या नाम है बच्चों, जॉर्ज क्लीमेंसू। अब यही जो तीन लोग थे, कौन कौन, अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, ये क्या बोलते हैं, ब्रिटेन के राष्ट्रपति लॉयड जॉर्ज था, और तीसरा जो व्यक्ति था वो जॉर्ज क्लीमेंसू था, जो कहाँ का था, फ्रांस का राष्ट्रपति था। अब ये तीनों लोग ही डिसाइड कर रहे थे कि कौन कौन सी संधियां होंगी। तो ये ही तीन प्रमुख व्यक्ति थे जो शांति संधि की शर्तें तय कर रहे थे। ठीक है, अब देखो, और पराजित राष्ट्रों के मध्य इसे मढ़ रहे थे। सम्मेलन में पराजित राष्ट्रों को कोई महत्व नहीं दिया गया। यानी कि ये जो मीटिंग बुलाई गई, तो जिसमें जो हारे हुए कंट्रीज थे वो भी पार्टिसिपेट किए, और जो जीते हुए कंट्रीज थे वो भी इसमें क्या कर रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो भी इसमें भाग ले रहे थे। लेकिन जो हारा हुआ राष्ट्र था वो क्या है कि जो हारा हुआ राष्ट्र था उनको जीते हुए राष्ट्रों के द्वारा कोई वैल्यू नहीं दिया जा रहा था। जैसे जीतने वाला कौन था, अगर मोटा मोटी देखोगे तो इस युद्ध में फर्स्ट वर्ल्ड वार में कौन कौन जीता था, तो अमेरिका जीता था, फ्रांस जीता था, ब्रिटेन जीता था। तो ये सारे के सारे कौन थे, जीते हुए थे। जापान भी जो था वो भी क्या था, जीता हुआ, जीतने वाले पक्ष के साइड में था। तो अब देखो, और हारने वाले कौन थे, तो जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ठीक है ना, जॉर्जिया हो गया, तुर्की हो गया, ये सब के सब क्या हो गए थे, हार गए थे। तो जब ये लोग हारे तो इनको मीटिंग में बुलाया गया, तो इनको कोई वैल्यू नहीं दिया गया, इनको कोई महत्व नहीं दिया गया। रूस को भी इस शांति संधि प्रक्रिया से बाहर रखा गया। और हम लोग देखते हैं कि 1917 में क्या हो गया था, रूस जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार से 1917 में क्या हो गया था, बाहर हो गया था। बोला था भाई कि मेरे यहाँ क्या हो गया है, मेरे यहाँ क्रांति हो गई है। रूस की क्रांति कब हुई थी, 1917 में हो गई थी। तो इसलिए रूस के लोग जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में रूस पार्टिसिपेट किया था, वहाँ का जो राजा था वो वहाँ की जनता के मर्जी के बगैर ही युद्ध में क्या कर लिया था, पार्टिसिपेट कर लिया था। और हम लोग जानते हैं कि जब युद्ध होता है बच्चों तो क्या होता है, बहुत ही भारी भयानक तबाही होती है। मतलब जो बहुत सारे लोग भूखे मारे जाते हैं, मतलब देश की इकोनॉमी एकदम तबाह हो जाती है। तो यही स्थिति रूस में हो गया था, जिसके कारण रूस की जनता जो है वो क्या हो गई थी, उग्र हो गई थी, और राजा को हटा दिया वहाँ पे और क्रांति कर दिया 1917 में, जिसके कारण रूस को क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वार से बाहर होना पड़ा। और 1917 में ही अमेरिका क्या किया था, इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। तो अब जीतते टाइम यानी कि जब युद्ध चल रहा था और जब युद्ध की समाप्ति हुई तो उस समय रूस तो था नहीं युद्ध का पार्ट। तो इसलिए जब शांति संधि की प्रक्रिया तय की जा रही थी उस समय रूस को
कोई इस शांति संधि प्रक्रिया से बाहर रखा गया। बोला कि भाई तू लड़ते समय नहीं था तो शांति संधि प्रक्रिया के समय तुमको क्यों रखे, ये भी बात था। ठीक है, अब देखो मुख्य संधि जर्मनी के साथ 28 जून 1919 को हुई थी और इसे वर्साई की संधि के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो पराजित जर्मनी को संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। अब बोलिएगा कि जब संधि हो रही है तो इसमें मजबूर करने वाली क्या बात हो गई, हम इसको क्यों बोलेंगे कि ये मजबूर किया गया जर्मनी को। तो देखो मजबूर आदमी कब होता है, जब उसकी इच्छा ना हो लेकिन जबरदस्ती उससे क्या किया जाए, करवाया जाए कि नहीं नहीं ये तुमको करना पड़ेगा। तो इस और उसको क्या है, मजबूर होकर के करना पड़ता है। तो ये मजबूरी क्यों थी, मतलब क्यों नहीं वो करना चाहता था इस शांति समझौते पर हस्ताक्षर, लेकिन फिर भी उसको जर्मनी को मजबूर होकर के इसके ऊपर क्या करना पड़ा, सिग्नेचर करना पड़ा। तो देखो क्या क्या था बच्चों, मतलब कोई भी देश के लिए अगर ये कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशन डाले जाए तो कोई भी कंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक कि उसकी मजबूरी ना हो। और जर्मनी को क्या था उस समय, बहुत ही भारी मजबूरी थी, वो हार चुका था और सारे के सारे लोग जर्मनी को ही दोषी ठहरा रहे थे कि तुम्हारे कारण ही क्या हो गया, सभी लोगों का नुकसान हो गया। तो इस कारण जर्मनी को इस शांति संधि पे क्या करना पड़ा, हस्ताक्षर करना पड़ा। अब पढ़ते हैं कि शांति संधि में था क्या। तो देखो बच्चों क्या करा कि संधि में जर्मनी को युद्ध का जिम्मेवार बताया गया, यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट था जिसके ऊपर सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए थे, तो पहला नंबर पे ही लिखा गया, जर्मनी को बोला गया कि तू बोल कि क्या है, युद्ध का तो क्या है, जिम्मेवार है। युद्ध का जिम्मेवार कौन है, ये बोला गया कि तो इस पे साइन करो, यहाँ पे साइन करो कि मैं ही युद्ध का जिम्मेवार हूँ। क्या है, मैं ही युद्ध का जिम्मेवार हूँ। अब सोच करके देखो क्या कोई एक्सेप्ट करेगा, अगर मान लो आप अपने आस पड़ोस में देखते हैं कोई झगड़ा होती है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो क्या कोई एक्सेप्ट करता है कि हाँ मेरे कारण युद्ध झगड़ा हुआ, कोई नहीं एक्सेप्ट करता है। बोलता है कि नहीं नहीं तू ऐसा बोला था इसलिए मैंने ऐसा किया, वो बोलता है कि नहीं नहीं तुम्हारे कारण हुआ, ऐसा हुआ। तो सोच करके देखो कि जब कोई भी युद्ध होगा तो कोई भी कंट्री एक्सेप्ट कैसे कर लेगा कि मेरे कारण युद्ध हुआ, मैंने ही करवा दिया। और सोच करके देखो क्या जर्मनी का ही एक अकेला मतलब क्या जर्मनी ही एक अकेला ऐसा रीजन था जिसके कारण युद्ध हो गया, ऐसा नहीं है। ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती है। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, जर्मनी को बोला गया कि नहीं नहीं तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि युद्ध जो है वो, यानी कि सभी लोगों को जो नुकसान हुआ है, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ ये किसके कारण हुआ, तुम्हारे कारण हुआ। तो जर्मनी बोला कि भाई अब हमको कोई क्या है, हमारे पास कोई चारा ही नहीं है, तो सिग्नेचर करना पड़ेगा। अब देखो तो एक चीज तो ये हो गया कि ये जो वर्साई की संधि हुई थी तो इसमें क्या बोला गया जर्मनी को कि तू ये एक्सेप्ट करो कि तुम्हारे कारण ही क्या हुआ, युद्ध हुआ। दूसरा, फ्रांस को अल्सास और लॉरेन का क्षेत्र वापस दे दिया गया। हम लोग जब पढ़े थे पिछले वीडियो में तो देखा था कि अल्सास और लॉरेन जो फ्रांस का क्षेत्र था उसको जर्मनी ने क्या कर लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था। जर्मनी की सार क्षेत्र की कोयला खदानों को 15 वर्षों के लिए फ्रांस को दे दिया गया तथा इसका प्रशासन राष्ट्र संघ के अधीन कर दिया गया। हम लोग देखेंगे कि राष्ट्र संघ क्या है, आगे हमें पढ़ना है कि राष्ट्र संघ है क्या। ठीक है, लीग ऑफ नेशन इसको बोलते हैं, इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, लीग ऑफ नेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, लीग ऑफ नेशन बोलते हैं। अब ये लीग ऑफ नेशन क्या है इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जर्मनी का देखो कोयला वाला जो क्षेत्र था जहां से कोयला की खदानें थी जर्मनी की, उस कोयले के खदान के ऊपर किसको अधिकार दे दिया गया, फ्रांस को अधिकार दे दिया गया। बोला कि लो लूट के आराम से मौज करो, क्योंकि जर्मनी जो है वो युद्ध में हार चुका है। इसलिए जर्मनी का जो कोयला खदान का क्षेत्र है वो 15 वर्षों के लिए किसको दे दिया गया बच्चों, फ्रांस को दे दिया गया। जर्मनी को अपने युद्ध पूर्व क्षेत्र का कुछ भाग डेनमार्क को, पोलैंड को और बेल्जियम को और चेकोस्लोवाकिया को भी देना पड़ा। अब देखो युद्ध पूर्व, एक तो हम लोग देखते हैं कि जब युद्ध होता है तो युद्ध में एक कंट्री इधर है एक कंट्री इधर है, ऐसे है। ठीक है, और इसके कुछ पार्ट को ये कब्जा कर लिया, तो ये युद्ध में हुआ, तो ये तो वापस हुआ ही हुआ। साथ ही साथ हम लोग देखे ही थे कि अल्सास और लॉरेंस जो फ्रांस का पार्ट था उस पर जर्मनी ने युद्ध के समय कब्जा कर लिया था, तो वो तो वापस फ्रांस को मिला ही मिला। साथ ही साथ जो जर्मनी का मेन रीजन था जहां पे युद्ध के पूर्व जो जर्मनी थी उसके कुछ पार्ट को सभी छोटे छोटे कंट्रीज में क्या कर दिया गया, दे दिया गया कि लो 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 इधर से इसका ये वेस्ट वाला पार्ट है, लो तुमको दे देते हैं। बोला कि अरे तुमको साउथ वाला चाहिए, ले लो 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 जर्मनी का पार्ट है, लो ना अपने हिस्से में मिला लो।
और कोई बोल रहा है कि अरे ईस्ट वाला पार्ट मेरे लिए सूटेबल होगा। बोला कि लो लो, क्या सोचना क्या है, जर्मनी का ईस्ट वाला पार्ट ले लो, तुम तोड़ देते हैं इसको। बोला कि नॉर्थ वाला पार्ट है, लो 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 लो, ये वाला पार्ट भी तुम ले लो। और देखो किसको किसको दिया गया बच्चों, तो डेनमार्क को दिया गया, बेल्जियम को दिया गया, पोलैंड को दिया गया, साथ ही साथ चेकोस्लोवाकिया को भी दे दिया गया, जर्मनी के हिस्से को तोड़ तोड़ करके। राइन नदी घाटी के क्षेत्र को सेना रहित करने का फैसला किया गया, यानी कि जो राइन नदी घाटी था जहां पे जर्मन सेना मौजूद रहती थी, उसको भी बोला गया कि राइन नदी घाटी पे क्या है, जर्मनी की सेना नहीं रहेगी। साथ ही साथ संधि में यह भी लिखा गया कि जर्मनी की सेना 1 लाख तक सीमित कर दी गई, यानी कि जर्मनी की सेना जो है वो 1 लाख से अधिक नहीं हो रह सकती है, यानी कि इसको सेना पे भी पाबंदी लगा दी गई। उससे वायुसेना और पनडुब्बियां रखने के अधिकार छीन लिए गए। और ये भी बोला गया वर्साई की संधि में कि जर्मनी अब आगे से अपने पास वायुसेना नहीं रखेगी और साथ ही साथ जो पनडुब्बी है वो भी नहीं रखेगी, यानी कि अगर ये रखते हैं तो इसके ऊपर क्या है, ये मतलब पॉसिबल नहीं, सब लोग तहस नहस कर देंगे इसके। सोच करके देखो कि उसके सारे जो चीजें हैं उसको क्या कर दिया जा रहा है, मतलब सारे अधिकार को छीन लिया जा रहा है। यहाँ पे जर्मनी के सारे उपनिवेश विजित राष्ट्रों ने आपस में बांट लिए। अब हम लोगों ने देखा था कि जब साम्राज्यवादी जो सोच विकसित हुआ, जब साम्राज्यवाद का विकास हुआ, सभी जो ज़्यादातर जो यूरोपीय कंट्रीज थे वो क्या करते थे, अपने से गरीब देशों को अपने कब्जे में लेकर के उसको साम्राज्य बना लेते थे और उसके ऊपर शासन चलाते थे। तो ये जो प्रक्रिया, इसी के कारण तो क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो हम लोग जानते हैं कि ब्रिटेन क्या था, अब इंडिया जो था वो ब्रिटेन का क्या था, एक उपनिवेश था, एक साम्राज्य था, साम्राज्य बना लिया था, इंडिया को अपने गुलाम बना लिया था। उसी तरीके से और भी, जैसे फ्रांस हो गया या फिर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे, डेनमार्क हो गया, पुर्तगाल हो गया, ये सारे कंट्रीज क्या कर रहे थे, छोटे छोटे हिस्सों को अपने कब्जे में ले रहे थे। उसी तरीके से जर्मनी भी जो था वो भी क्या किया था, कुछ कुछ क्षेत्रों को अपने हिस्से में मिलाए हुए था, लेकिन जब वो हारा तो उसके हारे हुए क्षेत्रों को किसने ले लिया, इन लोगों ने आपस में बांट लिया। और देखो क्या है, टोगा और कैमरून को ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में बांट लिया। टोगा और कैमरून के ऊपर किसका अधिकार था, जर्मनी का अधिकार था, लेकिन जब जर्मनी युद्ध में क्या हो गया, हार गया, तो टोगा और कैमरून को, टोगा को कौन ले लिया, ब्रिटेन ने ले लिया, और कैमरून को कौन ले लिया, फ्रांस ने आपस में बांट लिया। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका में स्थित इन उपनिवेशों को ब्रिटेन, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका और पुर्तगाल को दे दिए गए। और प्रशांत क्षेत्र में उसके उपनिवेश तथा चीन में उसके सारे अधिकार क्षेत्र जापान को दे दिए गए। और युद्ध के दौरान चीन मित्र राष्ट्रों का सहयोगी था और पेरिस सम्मेलन में उसका प्रतिनिधि भी क्या हुआ था, शामिल हुआ था। परंतु जर्मनी के अधिकार या नियंत्रण करने वाले चीनी क्षेत्र चीन को नहीं लौटाए गए, बल्कि वे किसको दे दिए गए, जापान को दे दिए गए, क्योंकि जापान जो है वो युद्ध में क्या किया था, मित्र राष्ट्रों की तरफ से पार्टिसिपेट किया था। युद्ध में मित्र राष्ट्रों को जो हानि एवं क्षति हुई थी उसका हर्जाना भी जर्मनी को भरना था। और बोला, ये जो अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, सब जर्मनी को बोला कि देखो तुमने युद्ध किया क्योंकि तुम साइन कर रहे हो कि मेरे कारण युद्ध हुआ, तो सोच करके देखो कि अगर तुम्हारे कारण युद्ध हुआ और अगर तुम्हारे कारण मेरा नुकसान हुआ, तो क्या ये तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि तुम हमको क्या दो, हर्जाना दो, दंड दो, क्योंकि हमारा नुकसान हुआ है। और नुकसान किसके कारण हुआ, तुम्हारे कारण हुआ। क्यों, क्योंकि तुम खुद एक्सेप्ट कर रहे हो इस ट्रीटी में कि युद्ध मेरे कारण हुआ। सोच करके देखो जर्मनी के ऊपर कैसे घुमा घुमा करके टर्म्स एंड कंडीशंस लादे जा रहे थे। इसके लिए अब देखो, जब ये बोला गया कि तुमको हर्जाना देना पड़ेगा, हर्जाना मतलब दंड देना पड़ेगा, क्योंकि तुम एक्सेप्ट कर रहे हो कि युद्ध तुम्हारे कारण हुआ है, तो तुमको कितना देना पड़ेगा। सोच करके देखो, उस समय की बात है, 1919 की बात है, 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की भारी रकम निश्चित की गई। अब जर्मनी, सोच करके देखो, एक तो उसका खुद नुकसान हुआ है, ऊपर से ये लोग क्या लाद रहे हैं, कर्जा लाद रहे हैं, क्या वो दे पाएगा। सोच करके देखो कि तुम बोल रहे हो कि तुम न सेना रखोगे, तो उसका जो कोयला का खदान है वो भी दूसरे को दे दिया जा रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है कि तुम्हारे ऊपर इतना का कर्जा हुआ। अब सोच करके देखो, क्या कोई कंट्री इसको एक्सेप्ट करेगा, क्या कोई कंट्री इस जितने भी सारे टर्म्स एंड कंडीशन है क्या सबको एक्सेप्ट कर लेगा, कभी नहीं करेगा। अब देखो क्या हुआ कि जर्मनी के सहयोगियों के साथ अलग से संधियां की गई, ऑस्ट्रिया हंगरी को विभाजित कर दिया गया। यहाँ पे आप देखोगे तो ऑस्ट्रिया हंगरी को क्या कर दिया गया है, विभाजित कर दिया गया। यहाँ पे देखो, ये है ऑस्ट्रिया हंगरी, तो इसको अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में क्या
कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। अब देखो क्या है कि ऑस्ट्रिया से कहा गया कि वह हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और पोलैंड की स्वाधीनता को मान्यता दे। अब उसे अपने क्षेत्र में भी इन देशों को, इटली को देने पड़े। बाल्कन क्षेत्र में अनेक परिवर्तन किए गए, अनेक राज्य बनाए गए और उनके बीच भूभागों का हस्तांतरण किया गया। बाल्टिक राज्य जो रूसी साम्राज्य के भाग थे, स्वतंत्र घोषित कर दिए गए। अब बात आती है कि तुर्की के साथ क्या हुआ। तो तुर्की के साथ की गई संधि में तुर्की साम्राज्य को पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया गया। यानी कि जो तुर्की साम्राज्य उसमें बहुत बड़ी भाग में क्या था, फैला हुआ था, उस क्षेत्र को भी जो ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, इन सारे लोगों ने आपस में क्या कर लिया, बांट लिया। ब्रिटेन को क्या मिला, फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया यानी कि इराक दे दिए गए। और फ्रांस को क्या दिया गया, सीरिया को दे दिया गया कि लो यहाँ पे तुम क्या करो, राज करो। क्षेत्रों और देशों का यह हस्तांतरण जिस व्यवस्था के तहत किया गया उसे शासन देश यानी कि मैंडेट व्यवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, मैंडेट व्यवस्था कहा जाता है। और सिद्धांत रूप में शासनादेश यानी कि मैंडेट जाने वाली शक्तियां अर्थात ब्रिटेन और फ्रांस के वो इन देशों का शासन चलाना था। वास्तव में उनका शासन उपनिवेशों की तरह किया जाने लगा और तुर्की के क्षेत्र का अधिकांश भाग यूनान और इटली को दे दिया गया और तुर्की को एक छोटा सा राज्य बनाने का निर्णय लिया गया। बोला कि भाई साहब तुर्की को ज़्यादा मजबूत नहीं करना है। इन शांति संधियों का एक प्रमुख अंग था बच्चों राष्ट्र संघ यानी कि लीग ऑफ नेशन पर का प्रसंविदा। अब ये प्रसंविदा कहने का मतलब क्या है कि हम लोग क्या बनाएंगे, एक ऐसा संस्था बनाएंगे जैसे, और इनमें मुख्य रूप से भूमिका था विल्सन का, यानी कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय जो विल्सन, उनका क्या था, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका था। ठीक है, वुड्रो विल्सन, अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन को के 14 सूत्री सिद्धांत में इसकी चर्चा थी। इसके उद्देश्य थे कि शांति और सुरक्षा बनाए रखना है पूरे विश्व में, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का शांतिपूर्ण निपटारा होना और सदस्य देशों को युद्ध का सहारा न लेने के लिए बाध्य करना। इसका एक महत्वपूर्ण प्रावधान प्रतिबंधों से संबंधित था। इसके अनुसार किसी भी आक्रमणकारी देश के खिलाफ आर्थिक और सामाजिक कार्रवाई करना क्या है, शामिल था। इसके प्रावधानों में सदस्य राष्ट्रों के श्रमिकों की दशा और सामाजिक स्थिति को सुधार करने के लिए क्या बताया गया, उपाय बताए गए कि किस प्रकार से इसमें सुधार कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि वर्साई की संधि का क्या, इसका क्या था, मतलब क्या हुआ था, वर्साई की संधि में हुआ क्या था वास्तविक रूप से देखा जाए तो वर्साई की संधि में क्या क्या हुई थी उसके बारे में देख लिया। अब देखो, जब ये संधि हुई तो उससे विश्व के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, युद्ध और शांति के परिणाम क्या हुए। तो देखो, अब तक के हुए युद्धों में प्रथम विश्व युद्ध सबसे भयावह था और इसकी व्यापकता और बर्बादी त्रासदपूर्ण थी, यानी कि बहुत ही त्रासदीपूर्ण थी। विभिन्न अनुमानों के अनुसार 45 करोड़ लोग इस युद्ध में से प्रभावित हुए। लड़ाई में या अन्यथा मरने वालों की संख्या 90 लाख बताई जाती है, जो युद्ध में भाग लेने वालों की संख्या का लगभग 7वां भाग है। लाखों लोग अपंग हो गए, हवाई हमलों, अकालों और महामारियों से भारी संख्या में असैनिक लोग मारे गए। विभिन्न देशों की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था क्या हो गई, छिन्न भिन्न हो गई और इससे अनेक सामाजिक समस्याएं क्या हो गई, खड़ी हो गई। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब देखो, नई राजनीतिक व्यवस्था का उदय हुआ। इसके साथ क्या हुआ बच्चों, नई राजनीतिक व्यवस्था का उदय हुआ। अब देखो, इसमें क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध और इसके बाद संपन्न शांति संधियों ने अनेक देशों की राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन किया। कई राजतंत्र नष्ट हो गए, कई देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदय हुआ एवं नई साम्यवादी सरकार से विश्व जनमत जो है वो रूबरू हुआ। तीन शासक वंश नष्ट हो गए तथा यह था जैसे रूस का रोमनोव शासन खत्म हो गया, जर्मनी का होहेनजोलर्न और ऑस्ट्रिया हंगरी में हैब्सबर्ग के शासक वंश समाप्त हो गए। युद्ध के कुछ ही समय बाद तुर्की में उस्मानिया वंश का शासन क्या हो गया, समाप्त हो गया और ऑस्ट्रिया और हंगरी दो अलग अलग स्वतंत्र राज्य बन गए। चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लावाकिया स्वतंत्र देशों के रूप में उभरे और पोलैंड जो है वो स्वतंत्र देश के रूप में उभर करके सामने आता है। यूरोप का वर्चस्व समाप्त हुआ। हम लोग जानते थे कि यूरोप जो है वो किसी भी कंट्री को अपने कब्जे में ले लेता था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप का जो वर्चस्व है पूरे दुनिया में ये समाप्त हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व शक्ति बनकर के उभरा अमेरिका, वह सैनिक और आर्थिक दृष्टि से यूरोप को पीछे छोड़ दिया। कुछ ही समय बाद विश्व रंगमंच पर सोवियत रूस भी विश्व शक्ति के रूप में सामने आया। एशिया और अफ्रीका के देशों में चल रहे स्वाधीनता आंदोलन को भी क्या मिला, इससे बल मिला। अब देखो, यूरोप की श्रेष्ठता का दावा इस युद्ध से शामिल हुई। साम्राज्यवादी यूरोप सदैव इस प्रचार को हवा देता था कि यूरोप और यूरोपीय लोग श्रेष्ठ हैं। रूस जापान का 1905 का युद्ध और इसमें रूस की पराजय से यह मिथक टूट गया। साथ ही एशिया और अफ्रीका के देशों में स्वाधीनता आंदोलन क्या हो गए,
तीव्र हो गए। यानी कि इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ये सारी चीज़ों में परिवर्तन हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई और द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके क्या क्या घटनाएं थी, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। और हाँ बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल पे न्यू है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।